हे वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स पर। मैं प्रतीक खत्री। आज हम पढ़ने वाले हैं एज फॉर कंटिजेंसी एंड इवन अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो सर ये एज बोलता क्या है? देखो ये एज ऐसी चीजें बताता है कि भाई सपोज कुछ चीजें बदल गई आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च के बाद कुछ चीजें बदल गई, तो उनको हम कैसे डील करेंगे अकाउंटिंग में। देखो 31 मार्च तो हो गया है, उसके बाद कुछ चीजें बदली हैं, तो उनको बोलते हैं कंटेंजेंट इवेंट्स जो बाद में अफेक्ट करेंगे हमें। पर उनको हम कैसे डील करेंगे, अकाउंट्स के अंदर कैसे डील करेंगे? देखो ऐसे इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट के बाद तो हुए हैं, पर बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले हो गए हैं वो। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट अभी तक बनी नहीं है और उससे पहले हो गए हैं और बैलेंस शीट के बाद हुए हैं, तो उनको बोलते हैं इवेंट्स एंड कंडीशंस अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उनकी हम अकाउंटिंग समझने वाले हैं। देखो आपको जो ये पीडीएफ दिख रहा है ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्रीली। आप वहां पे जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो इजीली, और आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो प्लीज ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। और अभी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि औरों को भी रिकमेंड हो जाएगी। और सब्सक्राइब तो कर लो प्लीज। आगे देखते हैं कि भाई देखो सबसे पहले समझते हैं होते क्या इवेंट्स। ठीक है, देखो ये इवेंट्स क्या होते हैं। सपोज 31 मार्च हुआ, उसके बाद कोई इवेंट हो गया, पर वो 31 मार्च से रिलेट कर रहा था या तो रिलेट नहीं कर रहा था। ठीक है, पर वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा था। तो ऐसी चीज़ों का डिस्क्लोजर या फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो हम उनकी अकाउंटिंग पढ़ें CS4 के अंदर। देखो लिखा क्या है, डील्स विद द ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यहाँ पे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है? 31 मार्च के बाद, पर बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द ऑडिटर, या तो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। बट ये किस किस जगह पे अप्लाई नहीं करेगा? सपोज ऐसे कोई प्रोविजन जो किसी और एएस में कवर्ड है, ऐसे प्रोविजन जो किसी और एएस में कवर्ड है, वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। हमको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई एएस पिछले वाले किसी और फिर कोई और एएस में अगर कोई प्रोविजन कवर्ड है, तो वो पर्टिकुलर प्रोविजन हम इस एएस में नहीं करेंगे। क्लियर हुआ सर? हाँ सर, क्लियर हो गया। आगे आते हैं। सबसे पहले समझते हुए कंटिजेंसी हम जो बार बार पढ़ रहे हैं ये होती क्या है, ये क्या होती है कंटिजेंसीज। ठीक है, इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना डेफिनेशन को और समझना। देखो क्या लिखा है, इट इज सिचुएशन और कंडीशन। कोई सिचुएशन या फिर कंडीशन है, पर क्या है वो, क्या है वो? वेर अल्टीमेट आउटकम विल बी नोन अपॉन अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। मतलब सपोज मेरे पास कोई केस चल रहा था मेरे को, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के 31 मार्च पर हमारी कंपनी पे कोई केस चल रहा था 31 मार्च तक। ठीक है, उसका आउटकम क्या हो सकता था? चाहे फेवरेबल हो हमारे या फिर अनफेवरेबल हो, पर कोई आउटकम तो होगा। या तो केस हमारे फेवर में होगा तो हमें पैसे मिलेंगे, केस हमारे अगेंस्ट होगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो कोई तो आउटकम होगा। ठीक है, तो उसका जो आउटकम है क्या नोन है? आउटकम तो होना ही है ना, होना है कि नहीं होना है? तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ तो पैसे जाएंगे। सपोज हमने एस्टिमेट किया पैसे जाने वाले हैं, तो हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी होगी। करेक्ट है, एक लायबिलिटी होगी ना। पर कितने जाएंगे वो भी हमें एस्टिमेट ही है, पता तो है नहीं। ठीक है, फिक्स तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमें पता है प्रोबेबल इतने जा सकते हैं। तो एक तो लायबिलिटी हमें पता हो गया, प्रोबेबली कितने जाएंगे हमें ये पता हो गया, और कंडीशन सिचुएट कर रही है ऑन बैलेंस शीट डेट। ये अकर भी हो सकता है, नहीं भी अकर हो सकता। जरूरी नहीं अकर हो, अकर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये इवेंट कंडीशन है, ऑन बैलेंस शीट डेट है। अकर होगा या फिर नहीं अकर होगा, दोनों हो सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। तो ये हो गया कंटिजेंट लायबिलिटी। ये हो गई कंटिजेंट लायबिलिटी, फिर कंटिजेंट असेट अगर फेवरेबल इवेंट हो रहा है तो। समझ आ रहा है? ये कंडीशन ऑन इवेंट ऑन बैलेंस शीट डेट, ऑन बैलेंस शीट डेट कि होगा कि नहीं होगा इन फ्यूचर। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी फिर कंटिजेंट असेट होगी। ये बात आप याद रखना। ठीक है सर? ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में ये होती क्या है, कंटिजेंट असेट क्या होती है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। देखो पहले देखते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी है, फिर चलो पहले समझते हैं कंटिजेंट लॉसेस। बहुत क्लब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कंटिजेंट लॉसेस क्या होता है, ये भी पहले समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले भाई, ऐसी लायबिलिटी जो हमें बाद में पे करनी पड़ेगी, एक टाइप का कंटिजेंट लॉस है, लायबिलिटी है। करेक्ट है, जो हमें बाद में पे करनी पड़ेगी, हमें पता है, प्रोबेबल है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, शेल प्रोवाइड लॉस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो रिकॉग्नाइज कर लो ना एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी पर कंटिजेंट लॉस। क्लियर हो गया? साथ में डिस्क्लोजर, इसका डिस्क्लोजर भी आपको देना है। ठीक है, किसका डिस्क्लोजर देना है? जिसका बिल्कुल प्रोबेबल नहीं है।
सपोज यहाँ पे तो प्रोबेबल था, यहाँ पे हमें पता था भी होना है, पर अगर यहाँ पे हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई अमाउंट का एस्टिमेट करने का एविडेंस नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको प्रोवाइड नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है। क्या करना है? सिर्फ डिस्क्लोज करना है। इसमें क्या था कि अगर आपके पास प्योर एविडेंस टाइप है या फिर आप श्योर हो कि चीज़ होने ही वाली है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लो, मतलब उसको उसका नंबर्स दिखा दो पीनल के अंदर या फिर बैलेंस शीट के अंदर। पर यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, अगर एविडेंस नहीं है तो सिर्फ डिस्क्लोज करना है। कहाँ डिस्क्लोज करना है? नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ, एग्जिस्टेंस लिखना क्या है भाई? एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ कंटिजेंसी शैल बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एग्जिस्टेंस पता नहीं, एक तो भाई एग्जिस्ट है, दूसरा इसका नेचर क्या है। देखो हमें अमाउंट तो कर नहीं पा रहे, इसका एस्टीमेट अमाउंट हम कर नहीं पा रहे एस्टीमेट, तभी तो हम खाई डिस्क्लोज कर रहे हैं। हाँ, इसमें जजमेंट्स लगेंगी। देखो हर बार जब भी कंटिजेंसी है तो जजमेंट तो लगेगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हम कर रहे हैं। हमें 100% पता होता तो फिर वो लायबिलिटी होती नहीं, हो तो हमारा एक्सपेंस बन जाता। क्लियर हुआ ना? अगर हमें पता ही होता तो हम उसका एक्सपेंस ही कर लेते। क्लियर हुआ? हमें थोड़ी बहुत जजमेंट लगा रहे हैं तभी तो ये कंटिजेंट है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये कंटिजेंट इसीलिए हो गया, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, उसका हम एस्टिमेट खाली कर रहे हैं, तो ये कंटिजेंट हो गया, तो जजमेंट लगा रहे हैं, इसमें जजमेंट इन्वॉल्व हो गया। आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ये रहा कंटिजेंट गेन्स। कंटिजेंट गेन्स क्या होती है? देखो ये भी सिंपल है कि भाई कोई फायदा है। कंटिजेंट गेन सिर्फ कंटिजेंट एसेट भी बोल सकते हो। ये देखो यहाँ पे इसको लॉसेस या लायबिलिटी भी बोल सकते हो, इसको आप गेन्स या एसेट भी बोल सकते हो। तो कंटिजेंट गेन्स होती क्या है? हमें कुछ बेनिफिट होने वाला फ्यूचर में, बट इनको हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सर क्यों ऐसा? यहाँ पे हमने लॉस को रिकॉग्नाइज कर लिया, पर यहाँ पे हम गेन को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा इससे सोचो, कंपनियाँ आपका कुछ भी प्रॉफिट दिखा सकती है, तो फिर भाई वो कंटिजेंट गेन हो रहा है। क्या पता आगे चल के मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, मुझे कंटिजेंट गेन हो गया, वो दिखा देगी। तो क्या वो सही 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 बात होगी एज अ फॉर शेयर होल्डर के लिए? गलत बात होगी, ठीक है। तो कंटिजेंट गेन को हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना फाइनेंशियल के अंदर, हमें सिर्फ टू अवॉइड। देखो ये अगर कर लेंगे ना तो हमारा जो रेवेन्यू होगा ना वो बहुत गंदा बिगड़ेगा, वो रियल रेवेन्यू नहीं होगा। अगर हर एक को रिकॉग्नाइज करने लग गए तो उसको रिकॉग्नाइज तो नहीं करेंगे। सर क्या करेंगे? देखो इसको सिर्फ आप डिस्क्लोज कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर, भाई हमने नीचे खाली दिखा दिया कि भाई ये अपनी गेन हो सकता है, डिस्क्लोज कर सकते हो पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। साथ में इसमें एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? देखो अगर कोई भी एसेट का रियलाइज होना वर्चुअली सर्टेन हो कि भाई ये होना ही होना है, वर्चुअली सर्टेन मतलब 100% होना ही होना है। आप इसको AS 2029 में भी पढ़ सकते हो। मतलब वर्चुअली सर्टेन का मतलब होता है होना ही होना है, 100% हमें पता ही है, तो हमें उसको उस टाइम पे रिकॉग्नाइज कर देना। सिंपल बात। अगर ये होना ही है तो उस टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लो, कौन रोक रहा है? समझ आ गया? आगे देखते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपनी है फाइल केस अगेंस्ट अ डेटर, डेटर के अगेंस्ट कंपनी ने केस फाइल की और उससे 25 लाख की रिकवरी होने वाली है। कितनी होने वाली? 25 लाख की रिकवरी होने वाली है, ठीक है। पर लीगल टीम ने बताया कि भाई ये जो केस हो सकता है हमारे हमारे फेवर में ना हो, ये भी हो सकता है भाई हमारे फेवर में ना हो, तो जो हमारे डेटर वो डूब जाएंगे। तो हमें अभी से एक प्रोविजन क्रिएट कर देना है। देखो हमें गारंटी नहीं है कि भाई हमारे फेवर में नहीं होगा, पर हो सकता है कि हमारे फेवर में ना हो। तो हमें अभी से ही उसका जो प्रोविजन है वो क्रिएट कर देना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमें क्रिएट कर देना है। क्लियर हुआ? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल चीज़ है बहुत। आगे देखते हैं। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। देखो अभी हमने तो बात की भी कंटिजेंट एसेट या कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं ऐसे इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं। बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं तो उनका हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? वो चीज़ें हैं क्या, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? अभी हम वो समझते हैं पहले। समझ लें। देखो ये ऐसे इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं पर बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। तो उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग वे में होगा। उनका ट्रीटमेंट ऐसे होगा कि भाई अगर वो चीज़ों का एविडेंस दे रहे हैं ऑन बैलेंस शीट डेट तो उनको हम एडजस्ट करेंगे। अगर वो ऑन बैलेंस शीट डेट वो एविडेंस नहीं दे रहे तो उनको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे केस देखा, क्या जो ऊपर जो केस था डेटर्स का वो एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट क्या वो एग्जिस्ट कर रहा था? हाँ सर कर रहा था। तो क्या हमें पता था कि भाई इसका आउटकम आ सकता है? पता था। तो जब हमें पता है कि भाई एंड और बैलेंस शीट डेट पे एग्जिट कर रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या होती है बैलेंस शीट डेट? 31 मार्च 2000 जो भी लग रहा है आगे, 31 मार्च
होती है हमारी एडजस्ट बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो एट दैट डेट कुछ भी अगर एग्जिस्ट करता है तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम मानेंगे वो एडजस्टिंग इवेंट है, भले वो बाद में हुआ हो, पर उसका जो एविडेंस है या फिर उसकी कोई कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है ऑन 31 मार्च को, ठीक है ना, ऑन बैलेंस शीट को एग्जिस्ट करती है। बस वही बात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे ऐसे का कोई इवेंट्स है तो उनको हम एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे, क्योंकि उनका एविडेंस है ना, उनका जो एविडेंस है वो एग्जिस्ट कर रहा था ऑन 31 मार्च ऑन बैलेंस शीट डेट को। क्लियर हुआ ना, तो एग्जिस्ट कर रहे थे। हाँ, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर जो हमारी एसेट एंड लायबिलिटी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसको एडजस्ट कर लो उस इवेंट के हिसाब से। बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको एडजस्ट कर लो, वो इवेंट हुआ हो ना उससे पहले ही उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। जो हमारा अप्रूवल हो रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा है ना अभी, जो हमारा अप्रूवल हो रहा है उसके पहले ही उस इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर लो कि भाई हाँ ये इवेंट हुआ है, अब ये पार्ट बन जाएगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अब हमारी एसेट एंड लायबिलिटी को हमने अपडेट कर ली। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है इसकी। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी क्या होती है पता है ना, कि भाई कोई कस्टमर डूब गया, कस्टमर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। कंफर्मिंग दैट लॉस एग्जिस्टेड एट ट्रेड रिसीवेबल एट बैलेंस शीट डेट, मतलब देखो जो लॉजिकल बात है ना, कस्टमर था तो ऑन 31 मार्च तो कस्टमर रहा ही होगा हमारा, हमारा आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल रहा होगा ना, तो वो ट्रेड रिसीवेबल जो 31 मार्च में हमने दिखाया था वो डूब गया है। बिफोर साइनिंग द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिफोर अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें पता चल गया कि भाई वो डेटा जो हमने दिखाया था 31 मार्च को डूब गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल बात है, तो हमारे जो जो बैलेंस शीट होगी उसको हम अपडेट कर देंगे ना कि भाई ये डेटा डूब गया है, तो उसको डाल दो, बैड डेट में डाल दो उसको। समझ आया ना। तो बस ये वहाँ वही चीज़ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई फ्रॉड हुआ, ठीक है। द थेफ्ट ऑफ कैश बाय कैशियर इन जनवरी डिटेक्टेड इन मे रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। वही बात है कि भाई हमें मई में पता चल गया भाई जो कैशियर था ना अपना वो बेईमान निकला, और जनवरी में उसने पैसा हड़प लिया, चोरी कर लिया उसने पैसा, और हमें एविडेंस भी मिल गया। पर ये इवेंट कब हुआ था, 31 मार्च से पहले, तो इट इज़ अ इवेंट एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है ना। तो लॉजिकल बात है, तो अगर हमें मई में आइडेंटिफाई हो गया है और अभी तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव नहीं की है, फाइनेंशियल्स अप्रूव नहीं किए हैं, तो लॉजिकल बात है हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। करेक्ट है ना, हम एसेट एंड लायबिलिटी को एडजस्ट कर लेंगे इसके हिसाब से। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, समझ आ गया। यू आर इंटेलिजेंट पीपल। आगे देखते, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? अरे ऐसे इवेंट जिनका कोई भी कंडीशन या फिर एविडेंस अवेलेबल नहीं है ऑन 31 मार्च के भाई ये होने वाले थे। लॉजिकल बात है, एग्जाम्पल, अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से भगवान ने तथास्तु बोला बिजली गिर गई, अचानक से जमीन फट गई, तो क्या इसका एविडेंस अवेलेबल था ऑन 31 मार्च को? नहीं था सर अवेलेबल। तो ऐसे इवेंट को क्या हम एडजस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। सर क्या करेंगे, इनको सिर्फ डिस्क्लोज करना है, सिर्फ डिस्क्लोज करना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, सिर्फ डिस्क्लोज करना है, इनको हम कुछ भी एडजस्ट वजस्ट नहीं करेंगे। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। देखो ये वही बात है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एडजस्टमेंट इन एसेट एंड लायबिलिटी, इट शुड ओनली हैव टू बी डिस्क्लोज्ड। क्लियर हुआ? इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैटास्ट्रॉफ, आग लग गई, धरती फट गई, जमीन फट गई, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे ऑन बैलेंस शीट डेट, सिंपल बात है, इनको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट, भाई हमने इन्वेस्टमेंट की थी फिर बाद में आगे पीछे हो गई तो भाई चलता रहता है, ये थोड़ी पता थोड़ी था कि भाई इन्वेस्टमेंट ऊपर ऊपर नीचे हो गया 31 मार्च, पता तो था नहीं, तो फिर ठीक है। आगे देखते हैं, कोई स्पेशल एग्जेम्पशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखो अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, तो हम एसेट एंड लायबिलिटी को चेंज नहीं करते, ठीक है, हम नॉर्मल अकाउंटिंग ही करते हैं, बाकी उसको सिर्फ डिस्क्लोज कर लेते हैं। पर अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपका धंधा पूरा वाइप आउट होने को है, आप बंद होने के कगार पे हो, आप बंद हो जाओगे, ऐसा होने वाला है, धंधा ही नहीं रहेगा उस इवेंट के कारण, तो फिर काय की अकाउंटिंग, काय के हम, है कि नहीं? तो उस बेसिस पे हमें जब अकाउंटिंग करेंगे ना, तो हमें उसमें दिखाना पड़ेगा कि भाई धंधा बंद होने वाला है, और हमें अकाउंटिंग भी उसके बेसिस पे ही करनी पड़ेगी, ऑन लिक्विडेशन बेसिस पे, ठीक है। लिक्विडेशन क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स के अंदर, पर हमें जो अकाउंटिंग होगी ऑन लिक्विडेशन बेसिस पे करनी होगी, भाई धंधा बंद होने वाला है, उस बेसिस पे करनी होगी। क्लियर हो गया?
तो जब भी ऐसा कुछ हो, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन का डाउट आए, तो जब हमें अकाउंटिंग पता है करनी पड़ेगी कि भाई वो बंद होने वाला है, भाई नो लॉन्गर इज वैलिड, तो हमें करनी पड़ेगी ऑन लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा भी है दैट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नाउ वैलिड एंड वी हैव टू डू अकाउंटिंग एज पर द लिक्विडेशन मेथड। क्लियर बात है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से। तो लिखा गया डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्लांट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिकॉज ऑफ फायर, ठीक है, एंड मे इंडिकेट नीड टू कंसिडर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज स्टिल प्रॉपर और नॉट। तो वही बात है, पूरा प्लांट ही बर्बाद हो गया तो क्या की कंपनी रहेगी? तो हमें अकाउंटिंग ही उस बेसिस पे करनी पड़ेगी, भाई बंद होने वाली कंपनी। क्लियर हुआ ना क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ आया? आज समझ आ गया। आगे देखते हैं। अगर डिविडेंड कोई डिक्लेयर हुआ है, कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो इट डजंट मीन कि भाई वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखो लिखा है नॉट रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट, सिंपल बात है, रिकॉग्नाइज नहीं करें तो बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट, सिंपल बात है। ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा इसका? दे आर डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर हुआ? भले डिविडेंड है पर उसके बाद डिक्लेयर हुआ है, कोई एविडेंस था नहीं अवेलेबल हमारा 31 मार्च को भाई डिक्लेयर होने वाला है, डिक्लेयर हो गया, बोर्ड को लगा कि भाई डिक्लेयर करना कर लो, और उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दो कि ठीक है हाँ डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है इस डेट को, सिंपल बात है, क्योंकि कोई एविडेंस था नहीं ऑन 31 मार्च को भाई डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ मैं? आगे देखते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, भाई क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो फॉर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कुछ कुछ दो चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। जो भी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं ना जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं, उनके लिए हमें दो चीज़ें बतानी पड़ेगी कंपलसरी। सबसे पहला क्या चीज़ है वो कि नेचर क्या है उसका, उस इवेंट का नेचर क्या है, वो तो हमें बताना ही पड़ेगा। साथ में कि भाई उसका कोई एस्टिमेटेड इफेक्ट है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, कि भाई हाँ है कि नहीं है। तभी भी हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं तो हमें दो चीज़ें बतानी ही पड़ेगी। अच्छा, हम डिस्क्लोजर किस चीज़ का देते हैं? वो असेट जो नॉन एडजस्टिंग होती है, वो असेट एंड लायबिलिटी जो नॉन एडजस्टिंग होती है। तो जब नॉन एडजस्टिंग की बात होगी तो हमें ऐसे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। एक तो बताना पड़ेगा नेचर, दूसरा कोई उसका इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कि नहीं है, या फिर हम एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे उस इफेक्ट को, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा भाई बेटा हम एस्टिमेट नहीं कर पाए इसके इफेक्ट को, हमें वो बता देना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखो हाँ सर क्लियर हो गया, डन, मज़ा आ गया। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको आज से रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और साथ में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।